तो हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो मेरे साथियों को बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है विद्युत, कक्षा 10 का 12वां चैप्टर आपका। तो बहुत डिफिकल्ट लगता है मेरे साथियों के चैप्टर, लेकिन है एक्चुअली में बहुत आसान। बट उनका समझने का नज़रिया इसको अलग रहता है। और मेरा जो असली मुद्दा है वो ये है कि मैं किसी भी चीज़ को रटवाना नहीं चाहता। इससे पहले मैंने 10वां चैप्टर करा रखा है, इसी चैप्टर इसी बुक का, आपका साइंस की बुक का 10वां चैप्टर प्रकाश वाला। बहुत अच्छी तरह से वो सारे इक्विपमेंट्स को ला ला के मैंने समझाया था। जैसे कि ये रहा, ठीक है। ये आपको बताना है कि लेंस है दर्पण है, ठीक है। आपको ये बताना है वो कौन सा दर्पण है और कौन सा लेंस है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी 10 चैप्टर की, तो इस वीडियो के बाद उसको देख लेना, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से। और इन दोनों को मैं रियल लाइफ से जोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। इसका रियल लाइफ में क्या मोटिव है इन दोनों चैप्टर का, वो तो मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था उस चैप्टर में। तो इस वाले चैप्टर में मैं रियल में बताऊंगा कि रियल में क्या मोटिव है इस चैप्टर का। बहुत जल्दी से हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत, ठीक है। मेरे सामने इधर पड़े हुए हैं नोट्स, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये नोट्स मैंने खुद ब खुद बनाया है, ठीक है। और जो जो आपके एग्जाम में आएगा बस वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे, तो जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा उसको आप टिक लगा के इसको याद कर लेना, ठीक है। विद्युत चैप्टर क्या है? व्हाट इट इज विद्युत। तो देखो, विद्युत है इलेक्ट्रिसिटी। सर इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा आपके घर में, पहले तो हम जानते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ क्या होता है सर जी? मैं बताता हूँ, देखो आपको पता है कुछ इस प्रकार का। ऐसा भी आप ये नहीं समझ पाएंगे। ये क्या है बच्चों? ये क्या है सर जी? हमारा है एक विद्युत परिपथ। मतलब आपको मैं दिखाता हूँ विद्युत परिपथ क्या होता है। एक सेकेंड में आपको रियल लाइफ में इसको दिखाई देता हूँ। आप जब उधर देखोगे ना, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आप अपने घर पे देखते हो, जहाँ से आप बटन जलाते हो, लाइट के बटन जलाते हो बेसिकली, तो कुछ ऐसे प्रकार का होता है ना। इधर बटन होता है, इधर बटन होता है, इधर कुछ इस प्रकार के वो स्विच होता है जिसमें हम चार्जिंग करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये विद्युत परिपथ होता है, समझे? जैसे कि मैं आप बताता हूँ। ये आपका क्या है? यहाँ पर आपका टेबल है, स्टडी टेबल। यहाँ पर क्या है? ये बोर्ड लगा है आपका। किस चीज़ का बोर्ड? बटन जिससे लाइट नहीं जलाते, का वो वाला बोर्ड, घर वाला बोर्ड लगा। और ये यहाँ से लेके ये जो तार है वो ऐसे जा रहे हैं। तुम यहाँ से बटन ऑन करते हैं तो विद्युत धारा यहाँ यहाँ से निकलते हैं हुए यहाँ पर रोशनी देती है। मतलब ये चलता रहता है ऐसे करके, ठीक है। ये था आपका बेसिकली विद्युत परिपथ, ठीक है। विद्युत परिपथ समझ गया। अब हम विद्युत परिपथ समझ रहे हैं, तो विद्युत धारा क्या होती है? जो विद्युत धारा क्या होता है, जो हमारे वो होता है ना विद्युत परिपथ, उसमें जो बहती है, जिसकी वजह से हम विद्युत परिपथ का आराम से यूज कर पाते हैं, वो होते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? मेन मुद्दा ये आता है कि विद्युत धारा क्या है। देखो, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, कोई रटने की दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छी तरह से समझेंगे, आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और समझ भी जाएंगे आप रियल लाइफ में। देखो, आपको देखो, ये है एक सेल, ठीक है। सेल नहीं तो ये तार मान लो, धातु का एक तार है। इधर से क्या जा रहा है सर जी? हमारे एक विद्युत धारा जा रही है, ठीक है। ये आपकी क्या जा रही है? विद्युत धारा। अब विद्युत में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? आपके आवेश बनते हैं। आवेश कैसे? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं। वैसे तो आपने 9th में पढ़ रखा है ये। तो आपके प्लस के भी वो हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो परिपथ है वो आपके धातु के तार के अंदर ये जो आवेश है वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। अभी ये देखो, विद्युत धारा के साथ साथ ना ये भी जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं ना। तो अपन डेफिनेशन बनाते हैं। देखो, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे उसको समझ लो। देखो, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? विद्युत है, विद्युत धारा है, तो विद्युत आवेश, मतलब ये जो है ना, ये प्लस माइनस, ये क्या आवेश? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, मतलब जो विद्युत तेज जितनी तेजी से जा रहा है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को
क्या कहते हैं, विद्युत धारा। लो यही है डेफिनेशन, कहीं से भी चेक कर लो आप, बुक से याद होगी ना। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। मतलब एक तार है, उसमें से विद्युत धारा बह रही है, यानी इसका मतलब क्या है, उसमें विद्युत आवेश भी बह रहे हैं तेजी से। प्रवाह की दर को कहते हैं तेजी से, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ गए कि विद्युत धारा क्या होती है। अब देख सकते हैं आप कि हम जो पानी होता है उसको हम लीटर में मापते हैं, ठीक है, और हम हाइट को इंच में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, और हम चीज़ों को सेंटीमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं। लेकिन हम विद्युत धारा को कैसे मापें, ये बता दीजिए सर, हमारा बहुत हेल्प होगी। विद्युत धारा को हम मापते हैं एमीटर से। किससे, एमीटर से। अब इधर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत। कैसे, विद्युत धारा को हम मापते हैं एमीटर से, और इसकी जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। बस ये समझ लो, ये क्या है, ये सूचक है एक, या मापन आप कह सकते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका एसआई मात्रक है, ठीक है। आपका एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत धारा को हम जो मापते हैं वो एमीटर द्वारा मापते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब जो आपका एमीटर होता है ना, एमीटर, इसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध को हम आगे समझेंगे, वैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्रतिरोध क्या होता है। मान लो दुविधा, प्रतिरोध ये होता है दुविधा। जैसे हमारी जिंदगी में लोग दुविधा लाते हैं ना, वैसे इधर दुविधा भी आती है, तारों के बीच में दुविधा है। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब जो उसका विरोध करता है, प्रतिरोध वो कहलाता है। हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, कम होता है उसका प्रतिरोध, इसलिए वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम भी हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। श्रेणी क्रम होता है जो सीधा जुड़ता है, एकदम सीधा, इस प्रकार से 1 2। वैसे ये ऐसे मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ जो सीधे जुड़ता है ऐसे करके, 1 + 2 + 3, ये सीधे जुड़ रहा है। अब ये सीधे क्यों जुड़ रहा है, ये श्रेणी क्रम में क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वो कम है। समझे, देखो आपके एग्जाम में बहुत बार आता है ये कि एमीटर, हम श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं एमीटर को, भाई इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, इस पर विरोध नहीं हो रहा है, जब तो एकदम सीधे सीधे चल रहा है। अब आप खुद देखो, एक धातु का तार है, ठीक है, आपका मान लो धातु का तार है। अब इसमें ना प्रतिरोधकता जो है, मतलब इसको रोक ही नहीं रहा कोई, बहुत कम लोग हैं जो रोक रहे हैं, उसको भी पार करते जा रहा है, क्योंकि तो सीधे सीधे जाएगा ना ऐसे करके। अब जो लोग हैं जो इसको प्रतिरोध कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर जाएगा, है ना। विद्युत धारा तो टेढ़ी मेढ़ी होकर जाएगी अगर कोई रोकेगा, लेकिन इसको कोई रोक ही नहीं रहा तो एकदम सीधे सीधे चलेगा, ठीक है। तो जो आपका एमीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है बच्चों कम, इसलिए हमेशा ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो एक आसान चीज बताता हूँ, देखो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा से विपरीत मानी जाती है। इसका मतलब क्या है, देखो ये आपका क्या है, एक तार है धातु का। देखो अब यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन या आवेश बह रहे हैं, वो विद्युत धारा यहाँ पर बह रही है। हमेशा होता है कि जहाँ से विद्युत धारा बह रही है वहाँ पर आवेश उसके विपरीत होते हैं। समझे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक तार है, ठीक है, धातु का तार है, यहाँ से आपका क्या बह रही है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, इस तरफ से आपसे क्या बह रहा है, आवेश, ठीक है जी। यहाँ से आपके बहती है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, समझ गए। हमेशा जो आवेश की जो प्रवाह की दर है उससे विपरीत मानी जाती है हमारी विद्युत धारा। अब ऐसा क्यों है, क्यों मानी जाती है बच्चों, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, मतलब जब सबसे पहली बार इसकी खोज करी गई थी विद्युत धारा क्या है, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी हमें, हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमेशा जो विद्युत धारा है वो धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। मतलब जबकि विद्युत धारा होता है वो हमेशा प्लस में होते हैं, धनावेशा, ठीक है, धनावेशों। तो ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विपरीत होते क्यों, क्योंकि जब विद्युत धारा का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, मतलब सबसे पहले इसको चेक करा गया था कि क्या है, इसका मतलब आविष्कार करा गया था, आविष्कार तो पहले से था, सॉरी आविष्कार पहले से नहीं था, अभी इसका जब आविष्कार किया गया था तो हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, या आवेश के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो बेसिकली आपका मोस्ट जो भी आपको इस चैप्टर का बेसिक था वो 10 मिनट में क्लियर कर चुका हूँ मैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने, ठीक है, टॉपिक पे।
और ये चैप्टर को एकदम रियल लाइफ से जोड़ जोड़ के समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि कभी तो भूलोगे तो बस ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, अगर आपने ये वीडियो देख लेना जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले इस चैप्टर को, कभी भी। और अब तो एग्जाम है, 10वें चैप्टर और 12वें चैप्टर जो मैंने करवाया ना, अगर उसका एक भी सवाल आपके एग्जाम में छूटता है तो आप मेरे चैनल पे कुछ भी बोल सकते हैं, स्ट्राइक मार सकते हैं, कुछ भी। क्योंकि इतना अच्छा मतलब वो करा है ना, समझाया है ना। एक सेकंड, क्या लग गया, चलो ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे विभवांतर। जैसे विद्युत धारा है ना, हमारा टॉपिक 1 था, अब दूसरा टॉपिक आ चुका है विभवांतर। व्हाट इट इज, क्या है ये? तो विभवांतर कुछ नहीं है, रटना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, रटना नहीं है इसको। तो विभवांतर क्या है? एक तार है, एल्यूमिनियम का है, धातु का, किसका मान लो आप, ठीक है। अब ये क्या आपका पॉइंट, यहाँ से जो आपके आवेश जाते हैं अगले पॉइंट तक, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जबकि आवेश जाते हैं, मतलब यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाले आवेश का कार्य हमारा विभवांतर करता है। मतलब कोई तार है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, अब इसे कार्य कौन कर रहा है सर? ये विभवांतर कर रहा है। मतलब बेसिकली आपको रटना नहीं, देखो एक तार के दो सिरों के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का कार्य विभवांतर करता है। अब इसकी डेफिनेशन भी यही है कि एकांक आवेश मतलब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने का कार्य क्या कहलाता है बच्चों? विभवांतर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़ सकते हैं आगे जी। अब विभवांतर का एक फॉर्मूला आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि V बराबर होता है W/Q। W क्या है सर जी? ये है आपका किया गया कार्य, ठीक है, ठीक है जी। ये क्या है सर जी? ये आपका होता है आवेश, ठीक है। V क्या होता है? V होता है विभवांतर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक सेकंड में थोड़ा पानी लेके आऊँ, है ना। तो चलो चलो चलो, हार नहीं माननी, एग्जाम का टाइम है, रिवीजन चल रही है, बढ़िया सी 1 शॉट रिवीजन चल रही है, आपको पता है। चलो चलो, बैकअप 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 वेकअप वेकअप। तो 13 मिनट हुआ, अभी ज़्यादा कुछ नहीं, उठो उठो उठो। तो पानी वानी पी लो, नींद आ रही तो उसको आग में पानी डालो, एक्सरसाइज कर लो थोड़ी। चलो जी, बड़े आ गए। अरे आप भी तो पानी वानी पीते होंगे, पी लो पानी वानी पी लो, इतनी तो इजाज़त है मेरे एरिया में, ठीक है। लो जी, मार कर भी गिर जा, बड़े आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अभी तक जितना भी बड़ा है सब समझ में आया। अब आप जिंदगी में कभी भूलोगे इस चीज़ को, विभवांतर क्या है, वोल्ट, अब वो तो अब आगे बढ़ेंगे। एमीटर क्या है, विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या होता है, ठीक है। तो इससे एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है W/Q के। W/Q क्या होता है? W होता है किया गया कार्य और Q होता है आवेश, V होता है विभवांतर, ठीक है। हम कार्य को वर्क होता है यानी W से मापते हैं, और जो आपके आवेश होते हैं उसको हम Q से मापते हैं, और जब आप विभवांतर उसको हम V से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। W मतलब तो किया गया कार्य, Q का मतलब होता है आवेश, और V का मतलब होता है विभवांतर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है तो बताओ फटाफट से। और एक बात याद रखना, जो आपको विभवांतर होता है इसका जो ऐसा ही मात्रा होता है वो होता है भैया वोल्ट मीटर, नहीं ऐसे मात्रा तो वोल्ट होता है बेसिकली, है ना जी, बिल्कुल। जो आपका विभवांतर होता है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट को भी V से मापते हैं। अब ये ऐसा ही मात्रा क्या है, जब इनके हम क्वेश्चन करेंगे
अब मान लो 5 वोल्ट आया, किसी का आंसर 5 वोल्ट आया, तो क्या लिखोगे आप 5 वोल्ट? नहीं, 5 वी लिखोगे आप। मान लो आपके 5 आवेश आए तो 5 क्यों लिखोगे आप? वैसे आता नहीं है वैसे तो। 5 जूल मतलब 5 कार्य करा आपने तो 5 डब्ल्यू लिखोगे ऐसे करके। 5 विभवांतर आए तो 5 वी लिखोगे इस प्रकार से। तो ये होता है आपका ऐसे मात्र। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? जी बिल्कुल। विभवांतर का ऐसा है मात्रा बताइए, शाबाश, कमेंट में बताइए, देखते हो किस किस को याद है। विद्युत का वो सॉरी विभवांतर कैसे है मात्रा बताओ। वोल्ट होता है सर जी। जी बिल्कुल। अब हम विभवांतर को मापते कैसे? हम कार्य तो कर रहे हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक मतलब आवेश को ले जाने का कार्य कर रहे हैं ये विभवांतर, लेकिन हम मापेंगे किसको भाई? मापने तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जिससे हम पता लगा सकते हैं, तो विभवांतर को मापते हैं हम किससे? वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है, इसलिए पार्श्व क्रम में जुड़ता है, वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा देर में। तो अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बताया, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करके आया हूँ 10 साल के, जब भी मैं इस चैप्टर को करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, और इस चैप्टर में से ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 1 वोल्ट, बस 1 वोल्ट कब होता है? मैं बता देता हूँ, जब 1 जूल मतलब 1 कूलोम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य हो तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। अब सर हमने आवेश पढ़ा है, आवेश पढ़ा है बच्चों, ठीक है, लेकिन ये कूलोम क्या है? कूलोम रिवीजन चल रही है बच्चों, आपकी रिवीजन चल रही है ये, तो चैप्टर तो पढ़ रखा है ना, बताओ कूलोम क्या है? सर जी आपका जो कूलोम है वो होता है आवेश का ऐसे मात्रा, आवेश का ऐसे मत। मैं क्या बोल रहा था अभी, थोड़ा सा स्किप करके आप देख सकते हैं नीचे पिछले में, मैंने क्या बोला? कूलोम, हम कभी भी 5 आवेश आता है तो उसको 5 आवेश नहीं लिखते, 5 कूलोम लिखते हैं। इस प्रकार से क्या लिखते हैं? 5 कूलोम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम जानते हैं कि जब 1 कूलोम आवेश को ले जाने में, मतलब 1 वी का मतलब क्या है? वी का मतलब विभवांतर। 1 वी कब होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, बहुत बार घुमा फिरा के तो आता ही नहीं, यही आता है। जब 1 कूलोम आवेश को, ओनली ऑन 1 कूलोम आवेश को 1 जूल कार्य लाए, मतलब 1 कूलोम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य किया जाए तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। इसको यू भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई? इस प्रकार से। जी बिल्कुल। अब आपसे ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार ये भी पूछा गया कि अब देखो क्वेश्चन पता है कि 3 नंबर में आया था, कैसे आएगा कि आपको ये क्वेश्चन दे देता है 1 वोल्ट कब होता है, और इसको अब ऐसे मात्रा से समझाइए, इसको दर्शाइए भी। कैसे दर्शाएंगे? आप भूल जाएंगे? नहीं, देखो सिंपली बात है, 1 वोल्ट जब होता है जब 1 कूलोम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया गया हो, तो क्या होता है? 1 वोल्ट होता है, एक विभवांतर कहलाता है। और एक विभवांतर को लिखते कैसे हैं? एक विभवांतर ऐसा हो गया 1 जूल कूलोम -1। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, वो बात क्या है कि जो कार्य है, कार्य मतलब काम है, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, 15 चैप्टर में आप हमारा पर्यावरण है उसमें आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसको भी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा उस चैप्टर को। तो मैं सोचा पहले ये न्यूमेरिकल चैप्टर वाले खत्म करा देता हूँ ना, ये 2 हैं बस आपके, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। फिर बायोलॉजी भी कंप्लीट करानी है आपकी, तो बस फिर आप वीडियो को देखते जाना। तो ये 1 शॉट आपका पहले विद्युत का। तो हमने क्या सीख लिया? जो कोई विभवांतर होता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर जी? वोल्ट। और इसको जो मापते हैं वोल्ट मीटर से मापते हैं। अभी हम एक और स्टेप पढ़ लेते हैं, फिर आपका ये स्टेप खत्म हो जाएगा। वोल्ट मीटर क्या होता है? विभवांतर को मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। मैंने आपको बताया कि हम वोल्ट विभवांतर को मापते किससे हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। एंड इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। मतलब जिसका प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध वो अधिक होता है, इसलिए कौन से क्रम में जुड़ता है? पार्श्व क्रम में।
पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम हम जानेंगे आगे, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। श्रेणी क्रम जो सीधे सीधे होते हैं, पार्श्व क्रम जो ऐसे होता है, डिवाइड में होता है, ठीक है। अभी हम और आगे डिटेल में जानेंगे, चिंता मत करो। तो हमने क्या सीख लिया, विभवांतर को हम मापते किससे हैं, वोल्टमीटर से मापते हैं। इसका वो ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि एक वोल्ट का एक विभवांतर कब होता है। एक विभवांतर जब होता है जब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य किया जाए। तो हमारा, और उसको लिखते कैसे हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल C-1। इसको याद रखना है इन दोनों चीज को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आवेश का ऐसा मात्रा होता है सर जी हमारा कूलम, क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रा कूलम, और कार्य का ऐसा मात्रा होता है जूल। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़ सकते हैं आगे। जी सर बढ़ते हैं, चलो, कभी दिक्कत नहीं होगी, शक आपको कभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं सेल क्या है। अब हम समझते हैं सेल, व्हाट इट इज, क्या है सेल। यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट लग देता हूँ मैं। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है समझो। ये जो आपका सेल है ना, ये आपकी एक सरल युक्ति है। कौन सी युक्ति है, सरल युक्ति। इसका मतलब क्या है, मतलब एक आसान सी युक्ति है, ठीक है। अब ये करती क्या है, इसका कार्य क्या है सेल का, बच्चों उसका कार्य है जो आपका विभवांतर होता है ना, विभवांतर उसको बनाए रखती है। अब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जी कर, अभी मैं कर देता हूँ। मान लो एक तार है, रियल लाइफ से कनेक्ट करो इसको। एक तार है, धातु का तार है, एल्यूमिनियम का तार, जो आप कॉपर का तार, जो माना जाए वो मान लो। अब इसके एक तार है आपका, ठीक है। अब तार में, अरे मैं तार क्यों बना रहा हूँ, सॉरी मैं तार क्यों बना रहा हूँ, ये विद्युत है, ये विद्युत परिपथ है। अभी आप सेल के बारे में भी जानो कि इसका चिन्ह क्या होता है। तो ये है सेल, ठीक है। सेल क्या होता है, ऐसा होता है सेल, ठीक है। ये होता है ऋणायन, ये होता है धनायन, प्लस माइनस का होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं बेसिकली, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। मतलब हम कोई वीडियो गेम है या कुछ फ़ोन है या किस रिमोट है, उसमें इसको हम डालते हैं। अभी क्या करता है, जो फ़ोन में या टीवी के रिमोट में जो विभवांतर होता है ना, उसको बनाए रखता है। अब इसको निकालते तो विभवांतर हट जाएगा, तो इसलिए ये सेल इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सेल, ये भी बोल सकते हैं आपके क्वेश्चन में, मैंने देखा है बहुत बार एग्जाम में आया भी है कि सेल क्यों जरूरी है। लिख देना, सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखता है। अगर ये ना हो तो सारी जो आपके जो अभी नई नई चीज़ें हैं वो नष्ट हो सकती हैं। सेल समझ गए ना, ये है एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। बस आपको ये याद रखना है, जो आपका जो सेल है वो एक सरल युक्ति है और जो विभवांतर को बनाए रखती है, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर तक प्रवाहित होती है। मतलब जो आपकी विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा, वो हमेशा उच्च से निम्न तक जाएगी। प्लस से माइनस, अभी प्लस से माइनस जरूरी नहीं है। मान लो 45 सेल्सियस है, तो वो कभी भी 46 सेल्सियस पे नहीं जाएगी, 46 से 45 पे जाएगी, 90 से 85 पे जाएगी। अब आप मेरे को बताओ, क्या विद्युत धारा 75 से 95 तक जाएगी, कमेंट में जरूर बताओ। यह आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, या 95 से 75 पे जाएगी, ये आपका दूसरा ऑप्शन। मैंने कहा 75 से 95 पे विद्युत धारा जाएगी या 95 से 75 पे विद्युत धारा जाएगी, कमेंट अभी कर दो। और ऑप्शन 2, या अगर आपका एक ऑप्शन ठीक है तो एक लिख देना, 2 ऑप्शन ठीक है तो 2 लिख देना, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना ध्यान से सुन रहा है, ठीक है। तो खत्म। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, इसे चिन्ह के ऊपर। चलो जी, एक चीज आती है बहुत बढ़िया। आपका एक विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं पता है, देखो विद्युत धारा को अपन किससे मापते हैं बच्चों, आई से, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई बराबर होता है क्यू टी। क्यू पता है आपको आवेश होता है, टी आपको पता है टाइम होता है, ठीक है। आई बराबर में क्या होता है, क्यू टी, ठीक है, क्यू टी पाई, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तो एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना। अब आते हैं विद्युत सेल। सेल का प्रतीक जानते हैं अब हम। एग्जाम आपसे पूछे जा सकता है, एक सेकंड दिख रहा है ना, एक सेकंड में यहाँ पे ये यार भाई ये दिख रहा है, मैं इसको हाथ में रख लूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाथ में रख लो, रख लो, रख लेता हूँ। अब पढ़ते हैं हम सेल। विद्युत सेल, ये मार्कर थोड़ा वैसा है, मतलब चेंज दूसरा मार्कर वो रहा, ये वाला ले लेता हूँ। चलो, विद्युत सेल क्या होता है यार, ये क्या हो रहा है, विद्युत सेल। तो विद्युत सेल को हम इस प्रकार से मापते हैं जी, प्लस से माइनस, पता है ना आपको। विद्युत सेल का प्रतीक आपको हमेशा याद रखना भाई, जिंदगी में बहुत काम आता है। जब आप आईआईटी करोगे या केमिस्ट्री में बहुत काम, अभी ये चैप्टर बहुत बढ़ेगा विद्युत चैप्टर, जैसा आपका मैथ में है ना ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, तो आगे बढ़ के वो बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। सेल कैसे होता है, इस प्रकार से, ये बड़ा होता है, छोटा होता है, ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन। ठीक है, विद्युत सेल पता चल गया जी सर, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, हम बैटरी देखेंगे व सेलों का संयोजन देखेंगे। एक सेकंड, कैसे बनाया मैं खुद इसको यार, अच्छा ये तो बनाया था यार अभी मैंने। ये क्या है, बैटरी और सेलों का संयोजन है। आपको पता है ये भी प्लस से माइनस में होता है, संयोजन बैटरी तथा उसका संयोजन सेल का। ठीक है, आगे बढ़े। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। अच्छा, अब देखो ये है, पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अगर ये यहाँ पर खुली है, इसका मतलब क्या है, ये ऑन है। अब मान लो ये है इस प्रकार से, अगर ये इधर ये हो रखा है तो ये बंद है, समझिए। अगर ये कुछ नहीं हो रखा है इसमें, तो ये क्या है, ऑन है स्विच। ठीक है, अगर इधर ये हो रखा है ये, तो ये स्विच ऑफ है। ठीक है, विद्युत परिपथ में इसका बहुत यूज होता है, देखो इस प्रकार से कुंजी का। अभी देखो ये बताओ, कमेंट में जरूर बताना ये कि ये ठीक है या ये ठीक है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 1 है, जल्दी बताओ कमेंट में, मैं देखने जाता हूँ बच्चे सुन रहे कि नहीं। अब बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी यार इसका ये नहीं पता क्या मैंने क्या बोला है, जो ये होता है वो खुला होता है और ये होता है बंद होता है। आप मुझे बताओ इसमें खुला कौन सा बंद कौन सा, कमेंट में बताना। मान लो अगर बंद ये है तो बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों तार संधि क्या होती है। बहुत आसान होता है तार संधि, इस प्रकार से, मतलब क्या है, एक परपेंडिकुलर इधर, एक इधर, एक इधर, बीच में ये, ठीक है। तार संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाओगे इसको, लंब नहीं बना देगा आप मैथमेटिक्स में, लंब वैसे बना लेना और इधर ऐसे कर देना। तार संधि याद है ना, इस प्रकार से। पूछूं अभी बीच में आपसे, तार संधि क्या होती है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, ये बिना संधि का तार क्रॉसिंग है, ठीक है ये वाला। अब आता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या आता है ये तो आपको पता ही है यार, इस प्रकार से बनता है ये, ठीक है। प्रतिरोधक, इस प्रकार से होता है प्रतिरोधक, जबकि डॉक्टर में देखते हो ना, इस प्रकार से होता है प्रतिरोधक, ठीक है। ठीक है जी। एमीटर वोल्ट मीटर आपको पता ही है, ये होता है एमीटर प्लस माइनस, इसी प्रकार से वोल्ट मीटर भी ऐसा होता है, ये बना ली इधर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़ सकते हैं आगे। हाँ, इन दोनों को याद रखना आपको, एक यू बना लिया, एमीटर लिख दिया प्लस माइनस यू यू, ये लिख दिया वोल्ट मीटर ये यू यू, ठीक है। याद रखना जो एमीटर होता है इसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, और ये जो वोल्ट मीटर होता है इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए पार्श्व क्रम में जुड़ता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है। तो शक्ति लगाओ बच्चों, शक्ति लगाओ, कोई भी थकेगा नहीं आज। और अपनी चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप लेट के पढ़ाई कर रहे हो तो उठ जाइए अपनी चेयर पे बैठ के, नहीं तो कुर्सी पे बैठ जाइए, और नोटबुक साथ में खोल लेना, और जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और उसको ना किसी को नहीं, अपने पास बॉटल रखिए, पानी पीजिए,
ठीक है। अब आता है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। किसका नियम? ओम का। हमेशा 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसको भी रटना नहीं है, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। पहले मैं इसको बता देता हूँ, मेरे को याद है, किसी धातु के तारों के दो सिरों के बीच उसमें प्रवाहित होने वाला विभवांतर, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाले विभवांतर, सॉरी विद्युत धारा, हाँ सॉरी ये तो लिखा कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान रहना चाहिए। आप देखो इसको, इसके लिए हम 3 मिनट लेंगे, 3 नंबर का है ना, तो इसके लिए 3 मिनट लेंगे, ठीक है। एक सेकंड, वीडियो शूट हो रही है जी? बिल्कुल हो रही है, आधा घंटा हो चुका है, कोई नहीं, समझ लेते हैं। ओम का नियम क्या है, लिख देता हूँ मैं, मेरे साथ साथ बोलिए, किसी मेरे साथ साथ बोलना, जब आप मेरे साथ साथ बोले तो और समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपके अगल बगल में कोई है तो मैंने बोल लेना, अगर आपका अगल बगल में नहीं है तो जरूर बोलना, ठीक है, ताकि समझ में आ चुके। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मेरे साथ साथ बोल रहे हो ना, समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। ठीक है, समझे 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 समझे। किसी धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार, अरे ये भी सही है लेकिन यहाँ तक ना लिखो ना तो कोई भी नहीं, ये काट दो, ठीक है। किसी धातु के तार के दो सिरों के बीच, आपका मान लो ये धातु का तार है, आपको रटना नहीं है, ये धातु का तार है। अब इसके दो सिरों के बीच एक पहला सिरा है मान लिया ए, दूसरा सिरा है मान लिया बी। इसमें जो विभवांतर है, जिसका विभवांतर है, ठीक है, क्या क्या आपका विभवांतर। अब इसमें जो प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, आई से मापते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बराबर क्यू टी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रवाहित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, मतलब ये समानुपाती होगा इसके, ठीक है। परंतु जो आपका तार का जो तापमान है वो समान रहना चाहिए। मतलब क्या, देखो पूरा कंक्लूजन बता रहा हूँ। देखो किसी धातु के तार के दो सिरों के बीच, धातु का तार है, दो सिरों के बीच ए बी, ठीक है, दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होनी चाहिए, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, ठीक है। एक बार रीडिंग कर लेते हैं दोबारा। किसी धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है, तो मैं इसमें ला देता हूँ इम्पोर्टेंट। अगर आपको याद नहीं हुआ तो इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको याद करिए, मेरे साथ साथ बोलिए। किसी, आपको बोलना है भाई, किसी धातु धातु के तार तार के दो दो सिरों के बीच प्रवाहित, दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का जो तापमान है वो समान रहना चाहिए, ठीक है। किसी धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होना चाहिए, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ में आ चुका है। तो ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। अब ओम का नियम आता है तो ओम का नियम का कुछ फॉर्मूला भी तो होना चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़ी इसको इम्पोर्टेंट छाप दिया, ठीक।
तो एक फॉर्मूला होता है ये वाला, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये क्या है? V मल्टीप्लाई आर, कुछ नहीं है, गलत है, बहुत गलत है, इसको कभी मत यूज़ करना। फॉर्मूला होता है आपका, ये बता मैं आई आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। V विभवांतर बराबर होता है, अब आप इसके मेरे को नाम बताइए, शाबाश, कमेंट में बताइए कौन, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ठीक है। V क्या है? विभवांतर, शाबाश। सबसे पहले आप मेरे को खुद बताइए क्या क्या है। आई क्या है? विद्युत धारा। आर क्या है? बताइए शाबाश, आप बताइए शाबाश। प्रतिरोध, ठीक है। V बराबर होता है आई आर, आपका क्या है? ओम का नियम। अगर आपको ओम का नियम पूछता है ना, तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप ओम का नियम लिख के आते हो, फॉर्मूला नहीं लिख के आते, तो आपको फॉर्मूला भी लिख के आना, V बराबर होता है आई आर, ठीक है, ठीक है। और इस वीडियो के जो न्यूमेरिकल हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखना आपको, इसको चित्र आरेख भी आ सकता है। चित्र आरेख कैसे करोगे? ये होता है विभवांतर, ये होता धारा, धारा को ए से मापते हैं। ठीक है, ये वैसे याद रखने, ये विभवांतर होता है, ये धारा होती है, बस। आगे बढ़े थोड़ा सा, कितना टाइम हो गया? चलो जी, कोई टाइम हम लोग हो रहा, बढ़ लेते हैं आगे हम। शाबाश, ओम का नियम बताओ मेरे को, शाबाश, कमेंट में लिखो ओम का नियम, सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे, ठीक है। ओम का नियम लिखे, अगर आपको नहीं लिखना आता तो मैं बताता हूँ। किसी धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होना चाहिए, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। फॉर्मूला लिखिए शाबाश, ओम का नियम का फॉर्मूला लिखिए, कमेंट में जल्दी से बताओ 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 बताओ, कमेंट करिए। ओम का नियम का फॉर्मूला V बराबर आई आर, मैंने बता दिया वैसे तो। प्रतिरोध, ये चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। मैंने क्या बताया था, मैंने आगे बताएंगे। तो अब आ चुका प्रतिरोध टॉपिक आपका। प्रतिरोध को हम मापते हैं आर से, ठीक है। प्रतिरोध को मापते हैं हम आर से, दर्शाते हैं। प्रतिरोध क्या है? यह तार का वह गुण है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को विरोध करता है। ये चालक का कौन सा गुण है? यह चालक का वह गुण है जिसके द्वारा ये विद्युत या विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है। अरे वाह भाई, इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है भाई। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर जी? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, सर जी ये तो नहीं पता यार, बहुत मुश्किल लग रहा है। ये होता है प्रतिरोध, इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। ऐसा ही मात्रक मतलब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। इसको लिखते कैसे हैं? इस प्रकार से, ठीक है, ये होता है ओम। आपको हम भाई इसको याद रख लेना। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड जी, बिल्कुल, ठीक है। याद रखना आपको, जो बेसिकली तो वो प्रतिरोध होता है, यानी आर, उसका ऐसे मात्रक क्या होता है सर जी? अभी तो मैंने बताया क्या होता है, बताओ। ओम होता है भाई, ठीक है। तो मेरे को एक सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। अब आपको बताना है, क्या बताना है बताऊं? ओम का नियम का फॉर्मूला बताइए, शाबाश, कमेंट में बता दिया हो तो। और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक बताइए, शाबाश। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है, जल्दी से बताइए मेरे को कमेंट में, फटाफट फटाफट। अब 1 ओम बराबर होता है 1 एम्पियर के ना, हाँ, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर की, ठीक है। पहले बार पढ़े थे, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है।
देखो वैसे ही है जैसे कि हमने पढ़ा पढ़ा था ना कि एक कूलम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य किया जाए तो क्या कहलाता है, एक विभवांतर। इसी प्रकार से एक ओम भी होता है। एक ओम कब होता है, जब एक मतलब किसी तार मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, किसी विद्युत परिपथ में एक एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और उसका जो और वो 1 वोल्ट हो। एक सेकंड मैं भूल गया, एक सेकंड दोबारा पढ़ता हूँ, ठीक है। देखो मेरे साथ साथ पढ़ो, जब परिपथ में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर 1 वोल्ट हो। हाँ, जब परिपथ में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो और एक विभवांतर वोल्ट हो तो 1 ओम कहलाता है। मतलब कोई हमारी विद्युत परिपथ है, उसमें से 1 ओम 1 एम्पीयर सॉरी 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो और जो उसका विभवांतर है वो भी 1 वोल्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि 1 ओम होता है। ठीक है, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, जब किसी परिपथ में एक विद्युत धारा एम्पीयर प्रवाहित हो रही हो और एक विभवांतर वोल्ट हो तो 1 ओम कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं जी। जी बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो बताना, कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपने कमेंट में कर दिया, इसका मतलब भैया आप अपना टेस्ट ले सकते हो कि हाँ मेरे को आता है। ठीक है, चलो अभी तो टाइम है। अब हम पढ़ते हैं धारा नियंत्रक क्या होती है। सर हम पीछे पढ़ते धारा नियंत्रक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़ते आगे चलो। धारा नियंत्रक क्या बच्चों, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक। हाँ देखो, परिपथ है आपका कोई, उस परिपथ को परिवर्तित करने के लिए, समझ रहे हो ना, कोई विद्युत परिपथ है, उस परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लिखना भी आपको इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, किसी, मैं साथ साथ बोला करो यार, किसी विद्युत परिपथ में एक सेकेंड बोलो शाबाश, किसी विद्युत परिपथ में एक सेकेंड, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रित क्या होता है, धारा नियंत्रण, एक सेकंड, क्या होता है, धारा नियंत्रक होता है, सॉरी, धारा नियंत्रक युक्ति का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। रिपीट करिए मेरे साथ साथ, बोलिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रण की युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ साथ बोले, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम क्या कौन सी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बताओ शाबाश, कमेंट में बताओ कौन सी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, फटाफट से बता देना, ठीक है। धारा नियंत्रक का इस्तेमाल। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है जी। एक सेकेंड, वीडियो शूट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये नियम याद हो चुका होगा। मेरे साथ साथ बोले, किसी विद्युत परिपथ में, एक सेकेंड बोलिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को, एक सेकेंड, हाँ जी बोलिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को रोकने के लिए नहीं बच्चों, प्रतिरोध को परिवर्तित मतलब बदलने के लिए धारा नियंत्रक का यूज कर जाता है। धारा नियंत्रक क्या है आपसे पूछा जाए तो बोल देना, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए धारा नियंत्रक
युक्ति का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते बिना किसी देरी के। तो बढ़े, चलो जी, टाइम तो हो चुका है, 1 घंटा भी नहीं अभी, तो बढ़ते हैं आगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनो जी, आपको वे कारक बताने हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है भाई। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये। क्या करिए आप, 2016 का पेपर खोलिए, 19 का पेपर खोलिए, 22 का खोलिए, 20 का खोलिए, 15, 13, 11, जो क्वेश्चन इतनी बार आ रखा है 16, 19, 22, 20, 15, 13, 11 में, ओनली ओन 7 साल क्वेश्चन आया ये वाला। तो क्या इस साल नहीं आएगा क्या? पक्का आएगा ना। क्यों, 21 में आया है सवाल, 22 में आया, तो 23 में भी आएगा एग्जैक्टली। 3 नंबर का नहीं आता, 4 नंबर का आता है। तो 2016 में, 2015 में तो ये 3 नंबर का था, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 नंबर का था। 1 सेकेंड, कोई फ़ोन आ रहा है, 1 सेकेंड। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पानी वानी पी लो, एनर्जी लो। मैं पानी पी लेता हूँ, 1 सेकेंड, सारे पानी वानी पी लो, एनर्जी लाओ भाई। सोना नहीं है अभी तक, चैप्टर खत्म होने वाला बस। चलिए बढ़े आगे। चलो दी, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? सभी को आवाज़ आ रही होगी एग्जैक्टली, ठीक है। बढ़ते आगे, दिख रहा है जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला आता है बच्चों, चालक की लंबाई। लिख दोगे, लिख दोगे, चालक की चौड़ाई, लिख दोगे, लिख दोगे। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, क्या है? तापमान के समानुपाती। अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चिंता मत करो भाई, मैं लिख दूँ। फोर्थ क्या है? पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। थोड़ी राइटिंग को मैनेज करना। पांचवा पार्ट क्या है? बस यही है, 4 पार्ट ही। इन चारों पार्ट लिख दिए, नंबर मिल जाएंगे। एक तो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विकर्मानुपाती। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? पहला क्या बच्चों? पहला है, मेरे साथ साथ बोलो भाई प्लीज़, मेरे साथ साथ बोलो, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो बोलो, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की चौड़ाई पर निर्भर करता है, चालक की वे कारक बताइए जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहला क्या है सर जी? पहला वो है चालक की लंबाई, ठीक है। चालक की चौड़ाई पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर होता है, वह चालक की तापमान के समानुपाती। समझ गए? याद है? तो मेरे साथ साथ बोले, चालक की लंबाई व चालक की चौड़ाई पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, वह तापमान के समानुपाती। कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया सबको? हेलो हेलो, याद हो गया? मेरे साथ साथ बोलो। देखो यार, 4 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन है, आप ये नहीं कर पाए क्या? देखो ना, चालक की लंबाई यानी चालक कितना लंबा है,
उसके बारे में उसका प्रतिरोध निर्भर करता है चालक कितना चौड़ा है, ठीक है, उस पर भी निर्भर करता है। तापमान के समानुपाती मतलब उसका तापमान समानुपाती है, मतलब समान है कि नहीं, वो करते हैं। अब प्रकृति कैसी है, गर्म है ठंडी है, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्या बोला मैंने, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, वह चालक की चौड़ाई पर निर्भर करता है, तापमान के समानुपाती होना चाहिए, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये बेटा वो है जो प्रकृति, वे कारक है जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे, बताओ मेरे साथ साथ बोलो। एक सेकेंड, अब मेरे को अब करो चालक का, बिना स्किप मत करना पहले, या आप बैक कर लो स्किप करके, नहीं। अब बताओ चालक का प्रतिरोध क्या है, बोलो नहीं तो कमेंट करो। वे कारक बताइए जिनपे किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, बताइए। चालक की लंबाई, बिल्कुल। चालक की चौड़ाई, बिल्कुल। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर होता है, बिल्कुल। तापमान के समानुपाती होता है, बिल्कुल। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब आता है विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, उसको समझना है आपको। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। मतलब 1 मीटर भुजा वाले, मतलब आपका 1 मीटर भुजा वाले घन, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, मैथमेटिक्स है। 1 मीटर मतलब, ठीक है, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने वाली, मतलब यहाँ पर 1 मीटर का वो है, अब इसके विपरीत सिरे पे यानी ये वाला सिरा, इस पे जब धारा गुजरेगी, विद्युत धारा जब गुजरती है तो क्या कहलाती है, वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ से प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वो प्रतिरोधकता कहलाती है। मेरे साथ साथ बोलो, 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजारने पर प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रतिरोधकता कहलाती है। अब मेरे साथ साथ बोले, मेरी आंखों में आके देख के बोले, शाबाश। हम्म हम्म। अब मेरे साथ साथ बोलना जो मैं बोलूँगा, 1 मीटर भुजा वाले 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के विपरीत फलकों पर धारा गुजारने पर क्या उत्पन्न होता है बच्चों, बताओ। प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, याद हो गया सभी बच्चों को। अब आता है ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम मीटर, आपको पता है प्रतिरोध का। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व चालक के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको याद रख लो। 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के विपरीत फलकों पर जब हम धारा गुजारते हैं तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर हो रखा है, बट बच्चों को नहीं, बहुत शांत से आपको समझ में आ चुका है, और कभी नहीं भूलोगे इसको, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। लो, अब हम समझते हैं कि जो आपकी प्रतिरोधकता होती है वो न तो चालक से परिवर्तित हो सकती, न उसकी क्षेत्रफल से परिवर्तित हो सकती, न वो आपके चौड़ाई पे परिवर्तित हो सकती, लेकिन वो तापमान पे परिवर्तित हो सकती है भैया। मतलब समझो, देखो कोई तार है, इसका प्रतिरोध 3R है, अब ये लंबाई में बदलेगी नहीं, चौड़ाई में बदलेगी हाँ, लेकिन तापमान में बदलेगी, इसी का उल्टा होता है। देखो लंबाई है, अब नहीं तो ये तापमान पे बदलेगी, लेकिन हाँ लंबाई चौड़ाई पे बदल जाएगी, लेकिन इसका उल्टा होता है प्रतिरोधकता। अब ये नहीं तो लंबाई चौड़ाई पे बदलेगी, ये बदलेगी जब तापमान आएगा इस पे, तो ये बदलेगी। ठीक है, ये होता है प्रतिरोध, ये होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध सेम ही होता है मैक्सिमम, बट इसमें लंबाई चौड़ाई से बदलता है ये, लेकिन ये किससे बदलता है, ये तापमान से बदलता है। आपकी जो लंबाई है वो चौड़ाई है, इससे ये नहीं बदलता है बेसिकली, ये बदलता है तापमान से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब है धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोधकता परिसर और एक सेकेंड,
सब कुछ ठीक है, दिख रहा है सब बच्चों को दिख रहा है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। जब आपका मिश्र धातु होता है वह धातु व मिश्र धातु का प्रतिरोधकता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है आपसे कि धातु व मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता परिसर है वो कितना है। तो जी माइनस का tan 6 वो माइनस का tan -8 -6, बस। हाँ बस, बहुत आसान है। आसान है तो कमेंट करो। रुको रुको रुको, अब कमेंट करो, वीडियो को स्किप मत करना। चलो जी, स्किप करने से मेरा ये मतलब नहीं कि आप आगे स्किप करो, पीछे स्किप करके देख के कमेंट मत करना। अब बताइए मिश्र धातु व धातु का परिसर कितना है। तीन बार लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। क्या ये ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। अब एक और बताइए। आई होप आपको ये याद हो चुका होगा, मेरे को भी याद हो चुका है। अब कमेंट में जल्दी से बताइए क्या है। -10 की पावर -8 -10 की पावर -6 ओम मीटर, ठीक है, प्रतिरोधकता होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होती है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मिश्र धातु क्यों वो होता है, मतलब मिश्र धातु का हम उपयोग क्यों करते हैं धातु के बजाय। क्यों? क्योंकि भाई जो जो मिश्र धातु होती है ना उनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। पता है ना आपको, प्रतिरोधकता जिसकी अधिक होती है वो पार्श्व क्रम में जुड़ता जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या लिखोगे? मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है धातु के बजाय। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है सर जी, मिश्र धातु का उच्च तापमान पर शीघ्र दहन नहीं होता, इनका उपयोग तापमान युक्ति में होता है। जब का मिश्र धातु होता है ना का क्या होता है, उच्च तापमान पर जल्दी से या शीघ्र से दहन या उपचयन नहीं होता है। ठीक है, इसका उपयोग तापन युक्ति में किया जाता है कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। अब पहले तो ये बताइए मेरे को, मेटो रहा हूँ मैं, आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए बच्चों। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, धातु के बजाय मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। पहला वो क्या पार्ट इसका कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होती है, ज़्यादा होती है, बताओ। पार्श्व याद रखना, पार्श्व 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 अधिक होती है।
तो ये हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है हमको पढ़ाए हुए। ठीक है, तो आपको बताया क्वेश्चन हम कर रहे हैं, धातु के बराबर मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है कम होती है, बताओ। अधिक होती है, क्यों? पार्श्वक्रम आपको याद रखना, पार्श्वक्रम अधिक प्रतिरोधकता होती है उसमें, इसलिए अधिक होती है बजाय धातु के प्रतिरोधकता कम होती है धातु की। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताइए शाबाश। जब आपका मिश्र धातु होता है जी, क्या बोला मैंने, मिश्र धातु जो होता है, 1 घंटा हो चुका है, सारे उठ जाइए। मिश्र धातु उच्च तापमान पर उपचयित जिसको हम कहते हैं दहन नहीं होता है, नहीं होता है। इसे तापन युक्ति में उपयोग किया जाता है। कमेंट में करके बताना, किया जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ ना कमेंट करना, इसका मतलब यह है आपका टेस्ट हो रहा है ओरली, तब वो कितना याद रह रहा। अगर आपको याद नहीं रहता तो वीडियो को दोबारा देखो। अब धातु के परिसर कितना होता है आपको पता है? ठीक है, बस यही है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि धातु का तार उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयित नहीं होता है, इसे तापन युक्ति में भी प्रयोग किया जाता है और उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े चाहने नहीं। यहाँ में कुछ चला जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनका प्रतिरोधकता कम होती है। क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि तांबा एल्यूमिनियम का तार इस्तेमाल में क्यों किया जाता है अधिकतर, क्यों किया जाता है? क्यों? श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम यानी पार्श्व यानी प्रतिरोधकता कम होती है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, कम होती है। बेसिकली जब आपका तांबा एवं एल्यूमिनियम का तार का उपयोग इसलिए किया जाता है कि क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है। हो गया, बड़े आगे। चलो जी, अब आता है प्रतिरोधकों में श्रेणी क्रम व पार्श्व क्रम। अब आता है मेन टॉपिक से स्टार्ट होता है। अब बताइए, कुंजी खुली है, बंद है या ऑन है, बताओ। R1 R2 R3 प्रतिरोधक से निर्भर करते हैं, तो R1 R2 R3 यहाँ पर आपको रखना है वोल्ट मीटर, वोल्ट, बस इतना मीटर लिख देना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या आपका श्रेणी क्रम। पार्श्व क्रम क्या होता है? जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाकर जोड़ जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध फॉर्मूले का होता है आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आपसे संख्या दी जाएगी 2 3 4 ऐसे करके कोई सी संख्या दी जाएगी क्वेश्चन में, तो आपको बोलेगा कि इसमें श्रेणी क्रम में इसका आंसर निकालिए। तो निकाल देंगे कैसे? आर एस बराबर R1 की तरह 2, R2 की तरह 3, R3 की तरफ 4। अब इसको काउंट कर लो, 5 4 9, तो आर एस बराबर आ गया 9। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है, जितनी भी एक समान धारा प्रवाहित होगी जितने प्रतिरोध है।
तथा कुल विभवांतर कोष्ठिका प्रतिरोध की विभवांतरता का योग होता है। जो कुल विभवांतर होता है वो इन सबके विभवांतर के योग के बराबर होता है। V4 भी हो सकता है, V5 भी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। हम्म, एक सेकेंड, चलो जी। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। मतलब एकल तुल्य प्रतिरोध बड़ा होता है व्यक्तिगत प्रतिरोध से, ठीक है। पार्श्व क्रम में देखते हैं, फिर पार्श्व क्रम में क्या होता है, ये तो हमारा श्रेणी क्रम होता है। पार्श्व क्रम में क्या होता है, थोड़ी ड्राइंग थोड़ी इसको मैनेज कर लेना। ये आपका पांच क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है। तो कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत धारा का ये होता है। तो ये कितना होता है बच्चों, आई बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब एक फॉर्मूला आता है आपका 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फॉर्मूले को याद रखना आपको, ठीक है। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, याद हो रहा है। देखो श्रेणी क्रम का याद कैसे करते हैं, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। पार्श्व क्रम का फॉर्मूला क्या सर जी, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपको न्यूमेरिकल निकालना नहीं आते तो आपको फॉर्मूला जरूर लिख के आना है, ठीक है। बस खत्म होने वाला चैप्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चैप्टर रह चुका है, बस इसको कर लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं होने वाली। 12 चैप्टर मत दो कभी भी, ठीक है। बढ़ते आगे, बड़े श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन लाभ, मतलब श्रेणी क्रम से ज़्यादा पार्श्व क्रम क्यों लाभदायक होता है। आपको पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, खूब अवयव काम नहीं करता, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है कि जब कोई श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक देखो जब कोई श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में अगर एक चीज टूट जाए तो पूरा परिपथ खराब हो जाता है। लेकिन पार्श्व क्रम में एक चीज टूट जाए तो परिपथ खराब नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो तो श्रेणी क्रम उसकी पार्श्व क्रम की प्रतिरोधकता अधिक होती है, श्रेणी क्रम की जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है, ठीक है। अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा जरूरत होती है, गुण श्रेणी क्रम में उपयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है, स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, जिसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा बराबर होती है शक्ति इंटू समय के, फॉर्मूला याद रखने वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बस। एच को कहते हैं बच्चे ऊष्मा ऊर्जा। अब देखो इसका पहला फॉर्मूला ये है ऊर्जा का, क्या है, P मल्टीप्लाइड T। दूसरा फॉर्मूला है
V इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। चौथा है V इंटू आई, पांचवा है V आई इंटू आर। ये फॉर्मूले से कुछ याद कर लेना, याद हो जाएंगे ना। चलो जी, कर लोगे याद अच्छी तरह से, कोई बिना दिक्कत के याद कर लोगे ना। चलो ये आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। मतलब जो जूल का विद्युत धारा का तापन नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो किसी प्रतिरोध में उत्पन्न, जो किसी भी प्रतिरोध में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी आई स्क्वायर बराबर आर टी, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, जो आपका प्रतिरोध होता है उसके समानुपाती होती है जूल का विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है, जो उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाहित होती है वो समय पे समानुपाती होती है। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि अवांछनीय। वांछनीय जो रियल में इलेक्ट्रॉनिक्स से बने, आपका प्रेस है, वॉशिंग मशीन है, जो आपका अवांछनीय से फोन, बैटरी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, जो आपका विद्युत बल्ब है उसमें प्रकट होती है शक्ति ऊष्मा, परंतु कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अब यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट चीजें। जो विद्युत बल्ब का तो तंतु होता है, मतलब ऊपर का हिस्सा विद्युत, बच्चों थोड़ी सी जान दिखाओ, बस खत्म होने वाला है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्यों बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बहुत बार पूछा भी गया। तो ये उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, मतलब हमेशा ये याद रखना कि यह उच्च तापमान पर दहन नहीं होता। दूसरी क्या है, इसका गलनांक कितना होता है? 3380 सेल्सियस। ठीक है, गलनांक। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन व आर्गन गैस भी भर जाती है, जिसमें से तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। 2 पॉइंट याद रखना आपको, क्या? यह उच्च तापमान पर दहन नहीं होता। 3380 इसका गलनांक है। क्या है? इसका गलनांक कितना है? 3380 सेल्सियस। 3380 सेल्सियस मेरे साथ से बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ। 3380 सेल्सियस, 3380 सेल्सियस होता है इसका गलनांक टंगस्टन का। आपका यूज होता है ना, 3380 सेल्सियस इसका टंगस्टन का होता है और उपचयित नहीं होता। ठीक है, ठीक है जी, थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ाइए आगे बस। ठीक है, बढ़े आगे। 3380। अब आपसे कमेंट में सवाल मैं पूछता हूँ कि आपका जो टंगस्टन है उसका गलनांक कितना होता है, बताइए सब कमेंट में जल्दी से बौछार लगा दीजिए। अब आता है विद्युत शक्ति, ऊर्जा के उपभोग होने वाली की दर को शक्ति कहते हैं। अब शक्ति को प्रतीक क्या है? शक्ति का प्रतीक पावर यानी P, फॉर्मूला भी होता होगा P बराबर VI, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। V का विभवांतर, I क्या है? विद्युत धारा। P बराबर होता है VI। P एक और होता है I स्क्वायर R V बटा R। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ये भी जानना जरूरी है भाई। जब वो शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है बच्चों? वाट। ठीक है, 1 वाट कितना होता है? 1 वाट 1 वोल्ट बराबर होता है 1 एम्पियर के। समझे मतलब? नहीं समझे? 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट व 1 एम्पियर के। मेरे साथ साथ बोलिए, जो 1 वाट होता है वो बराबर होता है 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर के।
ठीक है, याद रखना आपको। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा, KWH। एक KWH में कितना मान होता है? ए 3 मल्टीप्लाई नहीं 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। याद रखना इसको। और आपका ये होती है विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट। विद्युत ऊर्जा, यहाँ से MCQ बहुत बनते हैं। विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट का होता है 1 KWH। और इसका फॉर्मूला याद रखना है। ये KWH की वैल्यू कितनी होती है? 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। बस चैप्टर खत्म आपका। बस अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो एक बात याद रखना, इस चैप्टर में क्या है वो, 1 किलोवाट घंटे की वैल्यू कितनी होती है? 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। इसको याद रखना, मैं आपको टिप दे के जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। सो फाइनली ये वन शॉट हो चुका है एंड, है ना। तो बहुत टाइम हो गया बच्चों, 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया मैक्सिमम। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वैसे इसमें मेरा बेनिफिट तो कम ही है, आपका ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। तो 10 जो आपका 10 चैप्टर वो भी आप 1 घंटे में हमने कंप्लीट करा देगा, उसको भी देख लेना। तो अब देखो इस चैप्टर में क्या करना है आपको, घर पे आके इसकी रिवीजन करनी है। जो आपने नोट्स बनाए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लेना बच्चों। तो वो नोट्स बना के उसको रिवीजन करनी है मेरे नोट्स से, ठीक। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, निम्न में से ऐसे मात्रक लिखो। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताओ बताओ। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताओ। एम्पियर। विभवांतर का? वोल्ट मीटर। प्रतिरोध का? बताइए शाबाश। प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता को परिभाषित कर दिया। प्रतिरोधकता को कैसे भाषित करते हैं? प्रतिरोध किसी 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलक के अगर हम धारा को गुजारते हैं तो प्रतिरोधकता कहलाती है। धारा को मापने वाला यंत्र क्या है? धारा को किससे मापते? बताओ शाबाश, कमेंट बताना। बल्ब के फेलोयन तंतु के तत्व का नाम लिखिए। टंगस्टन। प्रतिरोध के संयोजन के प्रकार बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, आई होप आपने ये चैप्टर बिल्कुल इंजॉय करा होगा। तो देखो थोड़ी सी मेहनत लगी है तो लाइक तो ज़रूर कर देना। अगर अदरवाइज़ नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम हो चुका है बहुत। मिलते अगली वीडियो में। आपका नमस्कार, आपका धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।